दीदी, माँ ना तो हमसे बात करती है ना कोई हलचल, बस सारा दिन चारपाई पर पड़ी रहती हैं। मोहित, माँ एक बीमारी से जूझ रही है, इसीलिए माँ ना बात कर पाती है ना कोई हलचल कर पाती है। तो हम माँ का इलाज क्यों नहीं करते दीदी? मोहित, तू तो जानता है ना हमारी परिस्थिति कितनी खराब है। हमें तो 2 समय का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाता है। जब से पिताजी हमें छोड़कर गए हैं, हमारी हालत और ज्यादा खराब हो गई है। माँ के इलाज में 2 लाख रुपए लगेंगे। भगवान जी, हमारी माँ को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए ना। अच्छा, अब तो स्कूल के लिए तैयार हो जा, मैं तेरे लिए टिफिन बना देती हूँ। गरीब जानवी अपने छोटे से झोपड़े में अपने भाई मोहित और बीमार बूढ़ी माँ सुजाता के साथ बड़ी गरीबी की अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। सुजाता एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी जो हमेशा घर में चारपाई पर जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती थी। कुछ महीने पहले ही जानवी के पिता की मौत हुई थी। तब से जानवी अपने भाई और माँ का ख्याल रखती आ रही है। तभी मोहित स्कूल के लिए तैयार होने लगता है और रोज की तरह जानवी मिट्टी के चूल्हे पर अपने भाई के लिए टिफिन बनाने लगती है। जानवी के घर में एक चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के कुछ बर्तन के सिवा कुछ नहीं था। थोड़े समय बाद मोहित स्कूल चला जाता है। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ। जानवी घर से बाहर जाती है और पड़ोसन पुष्पा को अपनी माँ को देखने की बात कहकर गांव में एक सेठ बलराम के घर में जाकर सफाई करने लगती है। बलराम के घर में उसकी पत्नी उर्मिला थी। जानवी साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती है। इसी तरह दिन गुजरने लगे। एक शाम जानवी अपने भाई के साथ साथ अपने घर के आंगन में बैठी थी। जानवी बिटिया, कल मेरी बेटी पायल की शादी है, तो तू इसे अच्छी सी मेहंदी लगा दे। तू तो कितनी प्यारी मेहंदी लगाती है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए, मैं आपको बढ़िया सा मेहंदी का डिजाइन लगाती हूँ। जानवी को बचपन से ही मेहंदी लगाने का शौक था। वो काफी सुंदर और बढ़िया मेहंदी लगाती थी। तभी जानवी पायल को मेहंदी लगाने लगती है। 1 घंटे बाद, वाह, कितना प्यारा डिजाइन लगाया तूने जानवी। ऐसा सुंदर डिजाइन तो कोई मेहंदी लगाने वाला आर्टिस्ट भी नहीं लगा सकता। मैंने कहा था ना पायल की जानवी बिटिया बहुत ही सुंदर सी मेहंदी लगाती है। जानवी, कितने पैसे हुए तेरे? पायल बहन, मैं मेहंदी लगाने के पैसे नहीं लेती। पैसे तो तुझे लेने ही होंगे, तूने इतनी मेहनत जो की है। ये ले 200 रुपए, और अब से ना तू हर किसी से मेहंदी लगाने के पैसे लिया कर, इससे तेरी अच्छी कमाई होने लगेगी। अगर ऐसा है तो मैं अभी से ही मेहंदी लगाने का काम शुरू कर देती हूँ। हम भी गांव में सबको तेरी मेहंदी लगाने के काम के बारे में बताएंगे। पायल, मीनाक्षी वहां से चले जाते हैं। दीदी, मैं कल ही पूरे गांव में ये बात फैला देता हूँ कि मेरी दीदी अब से मेहंदी लगाने का काम शुरू कर रही है। अगले दिन जानवी मोहित गांव में घूम घूम कर सबको मेहंदी लगाने की बात कहते जाते हैं। दोपहर का समय, जानवी मोहित अपने घर में थे। मोहित, मैं काम पर जा रही हूँ, कोई मेहंदी लगाने को आए तो उन्हें शाम को आने के लिए कहना। जानवी बलराम के घर चली जाती है। शाम का समय जानवी घर आती है तो उसके पास कुछ महिलाएं मेहंदी लगाने के लिए आती हैं। तभी जानवी एक एक कर सबको मेहंदी लगाती जाती है और सबसे पैसे लेती जाती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब जानवी के पास रोज के 5 से 6 महिलाएं मेहंदी के लिए आने लगी और उसकी दुगनी कमाई होने लगी। एक रात, दीदी, मेहंदी लगाकर तो आपकी अच्छी कमाई हो रही है। हाँ मोहित, अब हमें ये पैसे माँ के इलाज के लिए जमा करने होंगे। करीब 3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। जानवी मेहंदी लगाकर काफी पैसे जमा कर लेती है। एक दिन जानवी बलराम के घर की सफाई कर रही थी और मोहित स्कूल में था। तभी पड़ोस वाली पुष्पा जानवी के घर आती है। अंदर सुजाता चारपाई पर लेटी हुई थी। सुना है जानवी मेहंदी लगाकर बहुत कमाई कर रही है, जरा देखे तो सही कितनी कमाई हुई है। तभी पुष्पा जानवी के घर में पैसे तलाश करने लगती है और उसे एक डिब्बे में पैसे मिल जाते हैं जो जानवी ने मेहंदी लगाकर कमाए थे। तभी पुष्पा पैसे लेकर वहां से चली जाती है। शाम का समय, मोहित जानवी घर आते हैं। जानवी अपने डिब्बे में पैसे देखती है। अरे, हमारे पैसे कहाँ गए? मेहंदी की कमाई के सारे पैसे तो मैंने इसी डिब्बे में रखे थे। दीदी, जरूर कोई हमारे जाने के बाद घर आया होगा और उसी ने हमारे पैसे चुराए होंगे। अगर माँ के सामने पैसे चुराए भी होंगे तो माँ ना तो कुछ बोल और ना ही कुछ कर पाई होगी। जानवी खूब रोती है। अगले दिन सवेरे जानवी के घर उसकी बचपन की सहेली पूजा आती है। पूजा के माता पिता बहुत पैसे वाले थे जो शहर में रहते थे। अरे पूजा, तू कितने सालों के बाद मिल रही है, तू कैसी है? जानवी, तू यहाँ रहती है और ये क्या, आंटी जी को क्या हुआ? तभी जानवी पूजा को सारी बात बताती है। तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ जानवी। ये सब छोड़, शहर जाकर तू काफी बदल गई है। तू
हाँ, मैं वहीं पिताजी के साथ एक कंपनी में नौकरी करती हूँ। 8 दिन बाद ना मेरी शादी है और अच्छा हुआ तू मुझे मिल गई। अब तुझे मेरे साथ शहर चलना होगा और मेरी शादी की सारी तैयारी तुझे ही करनी होगी। मैं जरूर आती पूजा तेरे साथ, पर मैं मोहित और माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती। माँ को कहीं भी ले जाना सही नहीं है। दोनों काफी समय तक बातें करते हैं। अच्छा सुन, मैं ना यहाँ एक मेहंदी वाली की खोज में आई हूँ। सुना है यहाँ एक मेहंदी वाली रहती है, वो बहुत अच्छी अच्छी मेहंदी के डिजाइन लगाती है। क्या तू जानती है उसे? पूजा, वो मेहंदी वाली मैं ही हूँ। क्या बात कर रही हो जानवी? अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। देख, मुझे ना शादी के दिन एक मेहंदी वाला ब्लाउज डिजाइन करना है, जो आज तक किसी ने अपनी शादी में कराया नहीं होगा। न किसी के दिमाग में ये बात आई होगी। क्या तू मुझ पर मेहंदी वाला ब्लाउज का डिजाइन बना सकती है? हाँ हाँ, मैं बना सकती हूँ। आखिरकार मेरी बचपन की सहेली की शादी है। बस तो फिर मैं ना 5 दिन बाद शाम को तेरे पास आऊंगी। बस तू बढ़िया सा डिजाइन बना देना। पूजा वहां से चली जाती है। पूजा जानवी की बचपन की सहेली थी और पूजा जानवी को मना नहीं कर पाती। दीदी, आप इतनी सारी मेहंदी कहाँ से लाओगी? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। जो पैसे हमने मेहंदी लगाकर कमाए थे वो भी चोरी हो गए। मोहित, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो माँ ने मुझे मेहंदी बनाना सिखाया था। माँ जंगल जाकर मेहंदी वाले पौधे के ढेर सारे पत्ते लाया करती थी और उन्हें धूप में सुखाया करती थी। उसके बाद पत्तों को सुखाकर पाउडर बना लेती थी, फिर मेहंदी लगाया करती थी। हाँ मोहित, अब हम भी ऐसा ही करेंगे। सुबह होते ही दोनों भाई बहन जंगल की ओर चले जाते हैं और जंगल में मेहंदी वाला पौधा ढूंढने लगते हैं। दीदी, सुबह से शाम होने वाली है और माँ घर पर अकेली है और अभी तक हम मेहंदी वाला पौधा नहीं ढूंढ पाए हैं। अब हम क्या करेंगे? मुझे अब इस पौधे को जल्द से जल्द तलाश करना होगा। जानवी जंगल में पौधे को हर जगह तलाशती है। इतनी खोजबीन के बाद तभी उसे नदी के किनारे मेहंदी वाला पौधा मिल जाता है। अरे वाह, मिल गया मेहंदी वाला पौधा। चलो अब तुरंत इसके कई सारे पत्ते तोड़ लेती हूँ। जानवी पौधे के बड़े बड़े पत्ते तोड़ने लगती है, पर वो जो पत्तों को तोड़ रही थी तभी पौधे का एक नया पत्ता निकल आ रहा था, जो तुरंत ही बड़ा होता जा रहा था। ये चमत्कार देखकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। अरे, मैं इस पौधे से जो भी पत्ता तोड़ रही हूँ, पत्ते के टूटते इतनी जल्दी दूसरा पत्ता कैसे निकल आ रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये अनहोनी देखकर जानवी को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो जितने भी पत्ते तोड़ती तुरंत वापस से एक नया पत्ता आ जाता। तभी जानवी वो पत्ते लेकर घर आ जाती है और अपने हाथों से घर पर कई सारी मेहंदी बनाती है। कुछ दिन बाद पूजा जानवी के घर आती है और जानवी अपने हाथों से मेहंदी वाला ब्लाउज का डिजाइन बनाती है। मेहंदी पूरी होने के बाद अचानक वो डिजाइन सोने के कपड़े में बदल जाता है और अब पूजा का मेहंदी वाला ब्लाउज सोने के ब्लाउज में बदल चुका था। ये चमत्कार देखकर पूजा, जानवी और मोहित के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये मेहंदी सोने का ब्लाउज कैसे बन गई? हाँ, मैंने तो तुम्हें मेहंदी लगाई थी, पर ये मेहंदी सोने का ब्लाउज कैसे बन गई? ये तो कितना सुंदर ब्लाउज लग रहा है जानवी। इसे देखकर तो सबकी आगे पटी की पटी रह जाएंगी। चल, तेरी शादी पर मेरी वजह से कुछ तो अच्छा हुआ। तभी पूजा सोने का ब्लाउज पहने वहां से चली जाती है। मुझे लगता है इस मेहंदी में कुछ खास चमत्कार है, या फिर उस पौधे के पत्तों से ही चमत्कार हो रहा है, क्योंकि मैं जब भी उस पौधे के पत्ते को तोड़ रही थी वहां तुरंत ही दूसरे पत्ते उगा रहे थे। तभी जानवी मोहित के शरीर पर कुर्ते के डिजाइन की मेहंदी लगाती है, तो वो मेहंदी सोने के कुर्ते में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो सोने का कुर्ता बन गया। इसका मतलब हमारी ये मेहंदी जादुई मेहंदी है। दीदी, जादू मेहंदी में नहीं, उस पौधे के अंदर है। उसके पत्ते ही जादुई हैं। मोहित, अब हम माँ का इलाज करा पाएंगे। उसके बाद जानवी उस मेहंदी से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने लगी जो सोने में बदल रहे थे, जिसके बाद जानवी के पास बहुत सारा सोना आ जाता है। अब जानवी और उसका भाई शहर जाकर अपनी माँ का इलाज कराते हैं, जिसके बाद सुजाता ठीक हो जाती है और अब जानवी और उसकी माँ जंगल में नदी किनारे जाकर उस पौधे की देखभाल करने लगे और उसके पत्तों से मेहंदी के नए नए डिजाइन बनाने लगे। अब तीनों काफी सारी धन दौलत के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। सुनहरा जादुई पेड़। रामगढ़ गांव के जंगल में एक सुनहरा जादुई पेड़ था। उस पेड़ के पत्ते और शाखाएं सब सुनहरे रंग की थी, लेकिन किसी को भी उस पेड़ के बारे में नहीं पता था। गांव में सोना नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ थी जिसका नाम मधु था। सोना, जा जंगल से सूखी लकड़ियां चुन कर ले आ। माँ, पहले कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। कितना खाती है, जरा कम खाया कर। पहले जाकर जंगल से लकड़ियां लेकर आ, फिर खाना बनेगा।
सोना की सौतेली माँ उसे बहुत सताती थी। सोना चुपचाप जंगल चली गई। वहां जाकर वो उस जादुई पेड़ के पास गई। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत सुंदर है। और सोना उस पेड़ के छाई के नीचे बैठकर आराम करने लगती है और मन में सोचने लगती है, बहुत भूख लगी है, काश कुछ खाने को मिल जाता। सोना के ऐसा सोचते ही उसके सामने खाना आ जाता है। अरे वाह, खाना! इसका मतलब ये कोई मामूली पेड़ नहीं, ये जादुई पेड़ है। हाँ सोना, मैं जादुई पेड़ हूं। जो भी मेरी जड़ के पास बैठकर अपने मन में जो सोचेगा वो मैं पूरा कर दूंगा। सोना बहुत खुश हो जाती है और भरपेट खाना खाती है। काश खाने के लिए कुछ मीठा मिल जाता। और जादुई सुनहरे पेड़ ने सोना को खाने के लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन दिए। सोना ने गुलाब जामुन खाए। उसके बाद सोना अपने मन में सोचती है कि कुछ कटी हुई सूखी लकड़ियां मिल जाती, और सोना के सामने कटी हुई सूखी लकड़ियां आ जाती हैं। सोना खुशी खुशी पेड़ का धन्यवाद करती है। धन्यवाद सुनहरे जादुई पेड़, मैं कल फिर आऊंगी। सुनहरा जादुई पेड़ जंगल से गुजरने वाले सभी राहगीरों की मदद करता था। जो भी उस पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन में जो सोचता, वो पेड़ उसकी इच्छा पूरी कर देता था। अरे वाह, कितना सुंदर पेड़ है। काश थोड़ा ठंडा पानी मिल जाता और कुछ फल मिल जाते। इतना सोचते ही राहगीर के सामने ठंडा पानी और ताजे रसीले फल आ जाते हैं। अरे वाह, कितना खूबसूरत पेड़ है और जादुई भी। ये तो हर इच्छा पूरी करता है। उधर सोना कटी हुई सूखी लकड़ियां लेकर घर पहुंचती है। माँ, मैं कटी हुई सूखी लकड़ियां ले आई। बड़ी जल्दी तू लकड़ियां ले आई? इतनी जल्दी लकड़ियां कहां से मिली तुझे? माँ, बहुत मेहनत से चुन चुन कर लाई हूं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब जल्दी से घर की साफ सफाई कर दे। सोना घर के काम में लग जाती है। उस दिन जंगल से लौटने के बाद पेट भरा होने के कारण सोना ने अपनी माँ से खाने के लिए कुछ नहीं मांगा। जंगल जाने से पहले तो इसे बहुत भूख लगी थी, अब कुछ खाने के लिए नहीं मांगा इसने। किसी ने तो इसकी मदद जरूर की है। अब सोना रोज खुशी खुशी जंगल जाती और सुनहरे जादुई पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती और अपना मन चाहा खाना खाती। आज मैं खीर पूड़ी खाऊंगी। और सोना के सामने खीर पूड़ी आ जाती है। सोना रोज पेट भरकर खाना खाती और जाते समय पेड़ उसे कटी हुई सूखी लकड़ियां देता, जिसे लेकर सोना अपने घर आ जाती। जब से जंगल जाने लगी है तेरी तो भूखी मर गई है, क्या बात है? सोना बहुत भूली थी। वो अपनी सौतेली माँ को उस सुनहरे जादुई पेड़ के बारे में सब बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। दूसरे दिन सोना के साथ उसकी सौतेली माँ मधु भी जंगल जाती है और उस पेड़ के नीचे बैठकर सोचती है, ऐ सुनहरे जादुई पेड़, मुझे बहुत सारे सोने के गहने दे दो। तभी उसके सामने बहुत से सोने के गहने आ जाते हैं। अगले दिन मधु फिर उस सुनहरे जादुई पेड़ के पास जाती है और बहुत सारे रुपए पैसे मांग कर लाती है। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। सोना की सौतेली माँ मधु पेड़ का दिया हुआ गहना पहनकर रोज बाजार जाती। एक दिन बाजार में, अरे बहन, आज तो तुमने सोने का नया हार पहना है, कहाँ से लिया? अरे सोना के पापा लेकर आए हैं। अच्छा, बहुत सुंदर हार है। हाँ, और बहुत महंगा भी है। सोना की सौतेली माँ मधु सुनहरे जादुई पेड़ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है, लेकिन जंगल से गुजरने वाले राहगीरों ने सुनहरे जादुई पेड़ के चमत्कार के बारे में गांव वालों को बता दिया था। ए भाई, इस गांव से सटा हुआ जो जंगल है ना, वहाँ एक सुनहरा जादुई पेड़ है जो सबकी इच्छा पूरी करता है। अच्छा, फिर तो हमें उस सुनहरे जादुई पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, वरना कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता है भाई। हाँ हाँ भाई। और सभी ग्रामीण जंगल जाकर उस पेड़ को कटीले तार से घेर देते हैं। दूसरे दिन जब सोना की सौतेली माँ मधु वहां पहुंचती है तो वहां लगे कटीले तारों को देखकर बौखला जाती है। ये किसने किया? मुझसे पंगा? मैं भी देखती हूँ कि मुझे सुनहरे जादुई पेड़ के पास जाने से कौन रोकता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मधु उस पेड़ तक नहीं पहुंच पाई और कटीले तारों से उसके हाथ पैर छिल गए। रोती हुई वो घर आ गई। मधु गुस्से में बदले की आग में जल रही थी।
अगर वो सुनहरा जादुई पेड़ मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी। अगले दिन मधु जंगल गई और जलती हुई मशाल से पेड़ में आग लगा दी। पेड़ धू-धू करके जलने लगा और जलकर राख हो गया। इस बात की खबर सोना और ग्रामीणों को लगी। हे भगवान, इस पेड़ को किसने जला दिया? हमें जिस बात का डर था वही हुआ। अब हम इसे दोबारा कैसे जिंदा करेंगे? अब ये पेड़ हमारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। सभी ग्रामीण वहां खड़े आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद वहां से चले जाते हैं। लेकिन सोना अब भी वहीं खड़ी थी। उसे उस सुनहरे जादुई पेड़ से बहुत लगाव था। तभी सोना को कुछ आवाज सुनाई देती है। सोना बेटी। कौन? मैं सुनहरा जादुई पेड़ बोल रहा हूँ। हाँ पेड़ अंकल बोलो, आपको किसने जलाया है? तुम्हारी सौतेली माँ मधु ने मुझे जलाया है। ओह, लेकिन अब आपको दोबारा कैसे जिंदा करूं? मुझे वही जिंदा कर सकता है जिसने मुझे जलाया है। अगर तुम्हारी सौतेली माँ मेरे ऊपर अपने हाथों से जल छिड़केगी तो मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। सोना दौड़ती हुई अपने घर जाती है और अपनी सौतेली माँ मधु को सारी बात बताती है। मधु का लालच फिर जाग जाता है। मैं पेड़ को दोबारा जिंदा कर दूंगी और उससे फिर से धन दौलत मांगूंगी। मधु सोना के साथ जंगल जाती है और उस पेड़ पर अपने हाथों से पानी छिड़कती है। थोड़ी ही देर में सुनहरा जादुई पेड़ फिर से जिंदा हो जाता है और मधु उस पेड़ के नीचे बैठकर धन दौलत और गहने मांगने लगती है। लेकिन इस बार पेड़ से आवाज आई। मधु, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो, लेकिन इसके बदले में मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। तुम सोना को अपनी बेटी की तरह रखोगी और उसे खूब प्यार करोगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। पेड़ उसे धन दौलत देता है, जिसे लेकर मधु सोना के साथ घर आ जाती है। लेकिन घर आने के बाद वो पेड़ की सारी शर्तें भूल जाती है और सोना को फिर से परेशान करने लगती है। चल लड़की, पूरे घर की सफाई कर, बहुत आराम कर लिया तूने। माँ, कुछ खाने को तो दे दो। अभी कुछ नहीं मिलेगा, पहले घर का काम कर। इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? बेचारी सोना भूखी प्यासी घर का काम करने लगती है। लेकिन तभी अचानक सोना की सौतेली माँ के शरीर से पेड़ के दिए हुए सारे गहने गायब हो जाते हैं। अरे अरे, मेरा सोने का हार कहाँ गया? मधु दौड़कर तिजोरी के पास जाती है और जब उसे खोलकर देखा तो वहां रखे हुए धन दौलत जो सुनहरे जादुई पेड़ ने दिए थे वो सब गायब हो गए थे। मधु रोती हुई जंगल की तरफ जाती है। सोना ये सब देख लेती है और वो भी मधु के पीछे पीछे जंगल की ओर जाती है। सुनहरे जादुई पेड़ के पास पहुंचकर मधु कहती है, सुनहरे जादुई पेड़, मेरे सारे धन दौलत और मेरे सारे गहने कहीं गायब हो गए हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें सोना को प्यार करना होगा, उसे परेशान नहीं करना है। लेकिन तुमने मेरी शर्त नहीं मानी, इसलिए मैंने सब कुछ वापस ले लिया। सुनहरे जादुई पेड़, मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं सोना को अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार करूंगी। इतना कहते ही मधु के सारे गहने वापस आ जाते हैं। वो घर आकर देखती है तो उसकी तिजोरी में पैसे पहले की तरह ही मिल जाते हैं। उसके बाद से मधु सोना को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है और उसे कभी परेशान नहीं करती है। सुनहरे जादुई पेड़ के कारण सोना को माँ का प्यार मिल गया था। खाना खा ले मेरी बच्ची, भर पेट खा, तुझे जो चाहिए मैं वो सब तुझे दूंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अब सोना को लकड़ियां लाने जंगल नहीं जाना पड़ता था, लेकिन सुनहरे जादुई पेड़ से मिलने सोना रोज जंगल जाती थी और पेड़ उसे खाने के लिए रोज रसीले फल देता था। गांव वालों ने पेड़ के पास से कटीले तार भी हटा दिए थे और उसके चारों तरफ पहरा देते थे, जिससे पेड़ के आसपास गुजरने वाले राहगीर उस पेड़ के नीचे आराम कर सके और उसके जादू का लाभ ले सकें।